देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस। एक्सिस पर हमने निकाला था, अक्षीय स्थिति में हमने प्राप्त किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर अक्ष आपकी इसके ऊपर होगी तो निरक्ष क्या होगी, इससे 90 डिग्री पर, ये इसकी अक्ष है, इससे 90 डिग्री घूम जाइए, यहाँ पे निरक्ष होगी। यहाँ पे आपका एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इस पॉइंट की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R, सेंटर से डिस्टेंस हो गई R। यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 2L है, तो ये वाली डिस्टेंस L हो गई और ये वाली डिस्टेंस L हो गई। अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालनी होती है, डायपोल की वजह से निकालनी होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे निकाल लेंगे। देखेंगे अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो प्लस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो माइनस करना है। अब देखिए, चूंकि प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो डिस्टेंस हमें प्लस क्यू से चाहिए, और प्लस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी ये। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं, और माइनस क्यू की वजह से हमें कौन सी डिस्टेंस मिलेगी, ये वाली डिस्टेंस मिलेगी। इसे हम मान लेते हैं ए पॉइंट, इसे हम मान लेते हैं बी पॉइंट। अब देखिए, सबसे पहले चीज जरूरी होती है डायरेक्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है, पॉइंट की तरफ होती है। यानी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो जो चलेगा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से दिखा लेते हैं, क्या है, E1। माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दूर होती है पॉइंट से। अगर ये पॉइंट की तरफ होती तो ऐसे जाती, चूंकि इसे पॉइंट से दूर जाना है तो ऐसे आएगी। यानी ये वाली डायरेक्शन आपकी हो गई E2। सपोज करो ये एंगल आपका है थीटा। अब देखिए ये L है, ये R है और ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इधर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों डिस्टेंस सेम हो गई, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सेम एंगल हो गया। अब देखिए, अगर यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये देखो जेड फॉर्म कर रहा, जेड फॉर्म करता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये थीटा हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये थीटा हुआ, और ये वाला दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स काट रही है, ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब E1 और E2 को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक डायरेक्शन में चाहिए, और यहाँ पे डायरेक्शन ये इसकी इधर दिखा रहा है, इसकी इधर दिखा रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी एक्ट हो रही है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये आपका हो जाएगा E1 साइन थीटा, और थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट किस में टूटता है, कॉस में टूटता है, तो ये आपका हो जाएगा E1 कॉस थीटा। अगर हम E2 की बात करें तो इधर हम बात करते हैं E2 की, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और इधर बात करेंगे तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। यहां पे आप एक चीज देखिए, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी यानी E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी। और E1 E2 की वैल्यू सेम है तो E1 साइन थीटा और E2, सॉरी यहाँ पे हमने कॉस लिख दिया है, यहाँ पे होगा E2 साइन थीटा। E1 साइन थीटा ऊपर खींच रहा है और E2 साइन थीटा नीचे खींच रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे मान लीजिए इस पे आपने 5 न्यूटन का फोर्सेस साइड लगाया, 5 न्यूटन का फोर्सेस साइड लगाया, तो अपनी जगह से लेगा, नहीं लेगा, यानी नेट फोर्सेस पे क्या हुआ, जीरो हुआ। अब वैसे मान लीजिए E1 साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है, E2 साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है, E1 E2 आपस में बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो गई, लेकिन ये वाली दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट P पर है वो कितनी होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो आपका होगा वो E बराबर होगा, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस कर ली जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा कॉमन हो रहा है तो आप लिख सकते हो E इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा। सिंपल हो गया आपका, बड़े आराम से निकल आएगा। E1 की वैल्यू निकालो, E1 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से है। E2 की वैल्यू निकालो, किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से है। और cos थीटा आप इस ट्रायंगल से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 9th में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। त्रिकोणमिति यूज करके इससे निकाला जा सकता है cos थीटा कितना होगा, तो बड़े आराम से आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ फाइंड E1। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। E1 प्लस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस देख लो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपली इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ वी फाइंड E2। E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम डिस्टेंस, चार्ज भी सेम है, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिंपली जैसे ये आया वैसे ये आया। नाउ द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका L है, हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, then we can write L upon under root R square plus L square. Putting these value in this equation, अब E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। E इक्वल टू, देखिए ये 2 बार है, 2 टाइम आप आराम से लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखिए यहाँ पे Q और Q मिलकर 2Q हो जाएंगे, लेकिन वो Q हम किसके साथ डाल देते हैं, L के साथ, इंटू 2L, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। then E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L बराबर क्या होगा, P, इसकी पावर यानी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आर के कंपैरिजन में एल आपका बहुत कम होगा, आर इज ग्रेटर देन एल, इम्प्लाइज दैट एल स्क्वायर टेंडिंग टू 0। जैसे आपने एल स्क्वायर को 0 किया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर आपका 0 हो चुका है, 3/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटर, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब एक चीज, अगर आप दोनों इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे हम इसको रफ कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ध्यान से अगर आप देखिए, एक्सिस की वजह से, E एक्सिस फॉर सेम चार्ज एंड डिस्टेंस, समान आवेश व बराबर दूरी
के लिए ई एक्सिस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ई इक्वेटर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ई एक्सिस अपॉन ई इक्वेटर इक्वल टू, देखिए सारी वैल्यूज कैंसिल हो जा रही हैं, 2:1, यानी एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 टाइम ऑफ इक्वेटर होती है। किस कंडीशन में? जब इक्वल चार्ज हो और डिस्टेंस भी सेम हो, यानी बराबर आवेश और बराबर दूरी के लिए अगर आपसे पूछा जाए एक्सिस और इक्वेटर में क्या संबंध होता है, तो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 टाइम होती है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कैसे फाइंड करेंगे। बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा इसके लिए, देखते रहिए। जनरल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूं। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, चलिए ब्लैक से बनाते हैं डायग्राम। प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर ओ, दिस इज एल एल। जनरल पॉइंट मान लीजिए आपको यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर, और यहां से इसकी डिस्टेंस है सेंटर की आर। जनरल पॉइंट पे होने का मतलब ये हो गया कि यहां से जो डिस्टेंस है इसके साथ वो किसी न किसी एंगल पे है, सपोज कर लो थीटा एंगल पे है। आपको पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो प्लस क्यू की वजह से भी मिलेगी, माइनस क्यू की वजह से मिलेगी। तो यहां से प्लस क्यू से भी हमको डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है और माइनस क्यू की वजह से भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में हमें एक्सिस की पता चल गई है, इक्वेटर की पता चल गई है, तो जनरल पॉइंट निकालना बेसिकली बहुत आसान हो जाएगा आपका। जैसे अगर हम एक्सिस की बात करें तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड होगी पी, या इस पूरे डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो पी होगा। लेकिन अगर हम अपने डायपोल को ऐसे रोटेट कर लें उस पॉइंट की तरफ, तो पी की वैल्यू किधर हो जाएगी, पी की तरफ हो जाएगी, उस पॉइंट की तरफ हो जाएगी। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डायपोल को रोटेट कर लेते हैं। तो जैसे हम अपना डायपोल रोटेट करेंगे, ये माइनस क्यू इधर भाग आएगा, प्लस क्यू आपका इधर पहुंच जाएगा, यानी अब जो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो पी इस साइड हो गया। अब इस पी को अगर दो कंपोनेंट में बांटें तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट किसमें टूटता है, कॉस में टूटता है, तो ये आपका हो जाएगा पी कॉस थीटा, और जो सीधा कंपोनेंट होगा वो किसमें होगा, साइन में टूटेगा, तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा। अब हम मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया क्या है, E। इस E की वैल्यू जो है, अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो वेक्टर लॉ लगा के हम E की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो एक्सिस पे होगी, तो E एक्सिस बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एक्सिस पर देखिए उस समय ये एक्सिस थी, यहां पॉइंट था तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p था, और अभी यहाँ पे ये एक्सिस है और पॉइंट इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया, p cos थीटा। तो जहां पे p था वहां पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, p cos थीटा का इस्तेमाल कर लेंगे।
और ये जो पी साइन थीटा की डायरेक्शन है ये यहां से कितने का एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है, यानी ये वाला किस पे है, इक्वेटर पे है। और इक्वेटर भी आप लोगों ने पहले फाइंड कर लिया है, तो ई इक्वेटर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब फार्मूला होता है, लेकिन पी की जगह यहाँ पे क्या यूज होगा, पी साइन थीटा। अब ई एक्सिस हो गया, ई इक्वेटर हो गया। वेक्टर लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं E1 E2 तो उनका रिजल्टेंट उसके बीच से होकर जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। इस चीज का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ई एक्सिस ई इक्वेटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ई उसके बीच से यानी उसके डायगोनल से होकर जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। देन ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटर का स्क्वायर, यानी ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए इस पूरे का होल स्क्वायर 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर। मैं आपका डायग्राम ड्रॉप करूंगा इस समय। इस जगह पे देखिए स्क्वायर लगा है, यानी ये चीज कॉमन हो रही, p अपॉन आर क्यूब कॉमन हो रहा, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो रूट से बाहर आएगा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, ये तो बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा 2 cos थीटा अंदर बचा है, होल स्क्वायर लगा तो आपका कितना हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका साइन थीटा बचा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, एक cos स्क्वायर अगर हम इसको दे देते हैं तो यहाँ बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और एक cos स्क्वायर साइन स्क्वायर अगर ले लेगा तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है 1। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल पॉइंट पे हो जाएगा। आप देखिए सिंपली जनरल पॉइंट पे मैं दिखा देता हूं कि ये एक्सिस और इक्वेटर के लिए ट्रू है कि नहीं है, फटाफट देख लेते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर ओ एल एल, यहाँ पे कोई पॉइंट था, आर डिस्टेंस पे ये थीटा हो गया, क्लियर हो गया। देखिए ये फॉर्मूला है इस पॉइंट पर यहां निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक्सिस की बात करें तो एक्सिस पे क्या होता है, इस वाली लाइन पे होगा, यानी जो डायपोल हमारा यहाँ रखा था थीटा डिग्री पे, उसे हम घुमा के कहा ले आए एक्सिस पे। एक्सिस पे ले आए तो थीटा पूरा खत्म हो गया। थीटा खत्म होने का मतलब क्या हुआ, एंगल हो गया आपका 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 3 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे 4। 4 का रूट आप निकालोगे कितना आएगा 2, और आपने एक्सिस का फार्मूला भी देखा है, E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। क्लियर हो गया। अगर आप इक्वेटर पे आएंगे यानी आपका डायपोल यहां से कहां आना चाहिए 90 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे ये एंगल 90 डिग्री होगा, cos थीटा की वैल्यू आप 90 रखोगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अंडर रूट 1 बचेगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी आपके पास केवल यही टर्म बचा जो कि इक्वेटर के लिए ट्रू होता है। क्लियर हो गया आपको। तो ये जनरल पॉइंट है, इससे आप एक्सिस पे भी निकाल सकते हो, इक्वेटर पे भी निकाल सकते हो, किसी भी एंगल पे अगर आपका पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अब।